नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सितेश और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। देखिए, आज हम लोग अपने गांव में हैं, जो कि फतेहपुर है, जो गोपालगंज ज़िला का एक गांव है। और देखिए मेरे पीछे ये खेत है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि सरसों का खेती हुआ है और इधर आप लोग देख सकते हैं कि गेहूं का खेती हुआ है। और हमारे एक दोस्त जो हैं सिवान से चलकर इस गाँव में पहुँचे हुए हैं। इनसे हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हुआ है। तो आइए हम आप सबको भी मिलाते हैं और इनसे कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। कैसा लग रहा है हमारे गांव बहुत में ही आके? अच्छा लग रहा है गांव आके। और स्पेशली बोले तो ये मेरा नानी का घर है। अच्छा। और मैं बचपन से ही यहाँ पे आता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और आज भी वैसे ही लग रहा है जिस तरह बचपन में मैं आया था। हाँ? और मुझे नानी घर आने के बाद लगता है कि मैं दूसरे जगह नहीं आया हूँ, लगता है कि मैं अपने गाँव ही हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि ये जो है बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जिसमें लोग डीएसपी और क्या क्या बनते हैं, थोड़ा बताइए आप। डीएसपी उसमें बहुत सारा कैटेगरीज होता है, लाइक दैट एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। डीएसपी होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बीडीओ होता है, सीओ होता है। बहुत सारे रैंक के हिसाब से आपको उसमें पद मिलता है। अब आप मान लीजिए टॉपर अंडर 10 के अंतर्गत आते हैं, अगर आप टॉप 10 के अंतर्गत, तो आपको एसडीएम डीएसपी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अच्छा। अगर टॉप 100 के अंदर रहते हैं तो बीडीओ, सीओ, एक्साइज इंस्पेक्टर, इस तरह का आपको पद मिलने की संभावना होती है। तो देखिए, अभी आप लोगों ने इनके माध्यम से सुना कि आप अगर बीपीएससी कर रहे हैं तो कौन कौन सी आपको पोजीशन मिल सकता है, क्या क्या आप बन सकते हैं। हालांकि हम लोग आज बात करने वाले हैं खेत में आए हैं तो ज़्यादा खेत के बारे में ही बात होगा कि ये जो खेती कैसे होता है, गेहूं की खेती कैसे होता है, सरसों का ये जो है देख सकते हैं कि पीला पीला ये जो है, इसका खेती कैसे होता है। तो शाहिद भाई, थोड़ा बताइए कि ये सब चीज़ों का खेती कैसे होता है और हम लोगों के यहाँ ये कितना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका ऐतिहासिक स्तर पे बताऊं तो पहले जो पुरातन जो स्तर थी, तो हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा जोर था। हम लोग जीवाश्म चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते थे, जैसे खादर हुआ, घास फूस हुआ, उसी को हम लोग खाद के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो 1969 के बाद हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ चले गए, जिससे हमारा उत्पादन तो बढ़ा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 10 किलो सरसों की जगह प्राकृतिक खेती में जहाँ 10 किलो सरसों होता था, वर्तमान में वहाँ पे 10 किलो की जगह 40 किलो सरसों होता है। अच्छा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जो वर्तमान में जो मिट्टी की उर्वरता जो है वो क्षीण होती गई। अब बायो फर्टिलाइजर की तरफ जाना होगा, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर के द्वारा ही हम लोग अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। और आजकल वर्तमान में गंभीर बीमारियां भी हुई हैं, जो शराब के सेवन भी नहीं करते हैं उनको भी गंभीर बीमारियां हो जा रही हैं, जैसे कि कैंसर, लीवर कैंसर, दमा, किडनी डैमेज, इस तरह की समस्याएं देखने मिलती हैं। तो ये सब हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह के चलते ही होता है। इसलिए हम लोग को अब नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम लोग को अगर स्वस्थ समाज रखना है और पृथ्वी को स्वस्थ रखना है, अपने वातावरण को स्वस्थ रखना है, तो हम लोग को नेचुरल एग्रीकल्चर एंड बायो एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग को जाना होगा। तभी हम लोग सरसों का और भी उत्पादन कर सकते हैं। और हम लोग बीटी सरसों के तरफ भी हम लोग जा सकते हैं, जिससे बीटी सरसों के द्वारा ये होगा कि जो भी कीट बैठते हैं, हाँ, जो सरसों के फूल को खा जाते हैं, अच्छा। वो उस चीज को नहीं खा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा उसमें टेक्नोलॉजी का, ट्रांसजेंडर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा। जिससे हमारे सरसों का भी उत्पादन बढ़ेगा और हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, और हमारी उत्पादन बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये तो रही सरसों की बात। जैसे कि आपने बताया कि पहले जो था 10 किलो सरसों हुआ करता था, मतलब उतना जमीन में, और आज जो है 40 किलो हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो खाद का है उसका यूज किया जा रहा है। वो जो है शरीर पे इफेक्ट भी डाल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी मतलब खाने के लिए कुछ अनाज तो चाहिए ना। तो कुछ ना कुछ इसके लिए ऐसा हो रहा है। इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि एक क्षेत्र हम लोग चिन्हित कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो हमारे बिहार में 38 जिले हैं। तो 38 जिलों में मान लीजिए हम लोग 10 से 12 जिलों को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां हम लोग प्राकृतिक खेती से बायो खेती से बायो एग्रीकल्चर के द्वारा हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। सेलेक्टिव मान लीजिए एरिया हम लोग चुन लें जहां मिट्टी उर्वर क्षमता भी अच्छी है, तो वहां पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी चिन्हित जगह हैं, और भी जो जगह हैं, जैसे कि मान लीजिए 16 से 18 जिले जो बिहार के हैं, वहाँ पे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। लेकिन हम लोग को ये सोचना होगा कि उत्पादन अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर को खत्म करना
है, अगर हम लोग को स्वस्थ रहना है, अगर किसी भी हम लोग को डिजीज अपने बॉडी में नहीं आने देना है, तो उसके लिए हम लोग को धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा त्याग तो जरूरत ही है। अगर मान लीजिए हम लोग को स्वस्थ रहना है और समाज को, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, तो हम लोग को एग्रीकल्चर, वो भी नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग को जाना होगा। और ये क्रम कम से कम 1 दशक तक चलना चाहिए, तुरंत उठाने वाला कदम नहीं है। क्योंकि हाल ही में श्रीलंका ने घोषित कर दिया था, जो वहाँ पे आपातकाल, अभी आप लोग ने देखा ही होगा न्यूज में कि श्रीलंका में आपातकाल घोषित हो गया है। वहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी वो बोल दी कि मैं पूरी तरह से नेचुरल एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती की तरफ जाऊंगा, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करूंगा, जिससे उत्पादन घटने लगा और वहाँ पे करेंसी की कमी होने लगी। और वहाँ पे तो उस तरह के हम लोग को कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हम लोग चिन्हित कदम उठाएं, चिन्हित राज्यों को सेलेक्ट करें, चिन्हित जिलों को सेलेक्ट करें और धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर को हम लोग छोड़ें। और बायो फर्टिलाइजर के द्वारा हम लोग जैसे वेट का, राइस का, सरसों का और भी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी सीरियल्स हैं, उनका हम लोग उत्पादन में धीरे धीरे बायो फर्टिलाइजर का और नेचुरल खेती के द्वारा हम लोग मतलब किया जा सकता है। हाँ। तो जैसे कि आप जो विधि बता रहे हैं बायो फर्टिलाइजर, तो क्या इन सभी चीजों का यूज करके उतना खाद्य और उतना जो अनाज उत्पन्न किया जा सकता है कि उसके तो थोड़ा सा तो कमी होगी, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर खेत में मान लीजिए अगर बायो फर्टिलाइजर का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उत्पादन बढ़ेगा। शुरुआत में थोड़ा कम होगा, लेकिन समय के साथ जब उसकी लगेगा कि हाँ अब केमिकल फर्टिलाइजर की हम लोग, जैसे एक उदाहरण के रूप में कहा जाए, अगर हम लोग एक पैरासीटामोल खाते हैं, साथ में एंटीबायोटिक खाते हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे क्या करें कि अगर खुद पे कंट्रोल करें, अगर 2-3 दिन कम से कम, एक फीवर कम से कम 24 घंटे रहते हैं, अगर हम लोग खुद से ही उसको करें तो नेचुरल रूप से भी ठीक हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग को एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान देना होगा। अच्छा, तो मतलब आपका यही कहना है कि जो अभी जिस तरीके से खेती हो रहा है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। हाँ, ये तो मान लीजिए सत्य है। और आने वाले 40 से 50 सालों में हमारे यहाँ जो कैंसर का जो मरीज है, कम से कम 20 से 30% बढ़ने की संभावना है। काहे कि पूरा, अगर पहले की बात की जाए तो पहले कैंसर के माइनर थे 2 से 3% ही भारत में थे। अभी वर्तमान में कम से कम 15% से ज्यादा हो गया। तो मतलब इसका कहीं ना कहीं कारण बताया जाता है कि जो प्लास्टिक वाला चीज होता है उसमें गर्म चीज यूज करने से अधिकतर, मतलब ये तो हम लोग क्या है कि हम मतलब देखे हैं बहुत सारे जगहों पे कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, चाहे कोई रिपोर्ट में भी आता है कि ये किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करते हैं, फिर भी इनको कैंसर हो गया है। तो इस प्रकार के कारण है। इसलिए हम लोग को हाल ही में जो वर्तमान में जो मोदी सरकार है, उसने घोषणा भी किया कि हम लोग को अब प्लास्टिक यूज बंद करना है। 1 जुलाई से घोषणा भी है। बिहार सरकार के लिए भी इसकी प्रतिबद्ध, लेकिन लोगों में अभी लोग जानते हुए भी अभी भी प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। और लेकिन छोड़ना चाहिए हम लोग को, अब प्लास्टिक का प्रयोग हटाना चाहिए। और जो भी सरकार आदेश दे, जो भी सरकार कानून बनाए, उसका हम लोग पालन करना चाहिए। और हम लोग को इस सब का प्रयोग छोड़ के हम लोग नेचुरल, जैसे नेचुरल वजह से कागज का ज्यादातर प्रयोग करना चाहिए। जैसे पेड़ के माने, जैसे हम लोग को उत्पादन में ब्रिक्स का उत्पादन करने, जिसमें हम लोग कागज का प्रयोग कर सके, लुगदी का प्रयोग कर सके। इसके द्वारा हम लोग नेचुरल, जैसे नेचुरल हम लोग अपने जो भी है हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, आप जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो थोड़ा यहाँ का ये जो माहौल है, ये जो हरा भरा खेत है, ये सरसों का खेत है, गेहूं का खेत है, ये जो हवा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अभी तो इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं तो मान लीजिए शहर से बिलोंग करता हूँ। तो शहर में तो ये सब देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आया हूँ अपने नानी के घर, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ सरसों लहलहा रहे हैं, गेहूं इतने बढ़िया लग रहे हैं। हम लोग ट्रांसजेंडर सीड का प्रयोग करें, बीटी सीड्स का प्रयोग करें, और जिससे और भी उत्पादन बढ़ेगा। और एग्रीकल्चर, अब इसके लिए सरकार भी मान लीजिए बहुत सारे मंत्रालयों का गठन कर चुकी है। जैसे बिहार स्तर पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सहकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार जो है MSP के द्वारा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा लोगों का जो मान लीजिए जो अनाज का जो है उसका दाम दे रही है, जिससे लोगों के पास अब बचत भी हो रहा है, सेविंग भी हो रहा है। तो इसके द्वारा आम अब किसानों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग अब केमिकल सीड का, केमिकल फर्टिलाइजर का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का हम लोग प्रयोग छोड़ें और हम लोग नेचुरल एग्रीकल्चर के तो दोस्तों, ये हमारे शाहिद भाई थे जिन्होंने कुछ अपना जो नॉलेज है आप सबके साथ शेयर करने का प्रयास किया है और चीज़ें बताया है। हो सकता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। शाहिद भाई का जो नॉलेज है और ये हम लोगों का जो गांव है वो आप सबको कैसा लगा? जी भाई, मैं भी अंत में अब कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई सितेश भाई को आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि इनका जो स्टाइल है, इनका जो मीडिया के प्रति जो इनका झुकाव है और जिस तरह ये बातों को रखते हैं, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। बाय बाय।